हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की और उसके क्या एप्लीकेशंस होते हैं बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चरल स्टडीज़ में इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इस लेक्चर में प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे और फैक्टर्स जो हैं जो एब्जॉर्प्शन को लाइट के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं किसी भी कंपाउंड के द्वारा, तो ऑल्सो विल कवर। और एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कैसे काम करता है, उसके क्या कंपोनेंट होते हैं, वो भी लेक्चर का पार्ट होगा। देन विल टॉक अबाउट डिफरेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी और उसके साथ में जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं और उसको इंटरप्रेट करके कैसे प्रोटीन्स और डीएनए की स्ट्रक्चरल स्टडीज करते हैं, वो सब भी आज के लेक्चर में कवर होंगे। सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिकली एटम्स और मॉलिक्यूल्स जब उनको हम लाइट उन पे डालते हैं, रेडिएट करते हैं लाइट के साथ में, तो कुछ वेवलेंथ की लाइट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मॉलिक्यूल्स में वो बेसिकली ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जंप करते हैं और वो जंप करने के लिए जितनी एनर्जी उनको चाहिए होती है वही एनर्जी की अमाउंट और वेवलेंथ वही एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे और उसके बाद में जो एनर्जी उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स ने एब्जॉर्ब की है वो इमिट करेंगे ऑफ लोअर एनर्जी, मीन्स हायर वेवलेंथ की एनर्जी को जनरली वो इमिट करते हैं। तो इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग कितनी अमाउंट किसी रेडिएशन की किसी कंपाउंड ने एब्जॉर्ब की है और वो रेडिएशन किस वेवलेंथ का है, उसकी एनर्जी क्या है, उसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करते हैं। सिमिलरली एक दूसरी ब्रांच भी होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, जहाँ पे कंपाउंड जब एक्साइटेड हो गए इलेक्ट्रॉन्स और व्हेन दे गेट बैक टू द ग्राउंड स्टेट, वो कौन सा रेडिएशन और कितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन वो इमिट कर रहे हैं, उसको इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करते हैं, जैसे कि फ्लोरिसेंस और फॉस्फोरिसेंस। दोज आर द एग्जांपल जहाँ पे कंपाउंड एक्साइटेड कराते हैं पहले और उसके बाद जो किस वेवलेंथ का इमिशन वो कंपाउंड करता है और कितने अमाउंट करता है, वो सब हम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करते हैं। बेसिकली जो हमें पता है कि जो यूवी रेंज है दैट इज़ 200 टू 400 नैनोमीटर के बीच में होता है रेडिएशन। सिमिलरली जो विजिबल है वो 400 नैनोमीटर से लेके और तकरीबन 700 नैनोमीटर तक के वेवलेंथ के रेडिएशन को कवर करता है। बाकी अगर आप बहुत ही हायर साइड जाएं तो सबसे ज़्यादा 100 मीटर तक का जो वेवलेंथ होता है दैट्स अ रेडियो वेव, और गामा रेज 10⁻12 मीटर का वेवलेंथ गामा रेज का होता है लोअर साइड। जब किसी कंपाउंड पे हम रेडिएशन डालते हैं तो ग्राउंड स्टेट से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो उसमें जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करते हैं, उस एनर्जी की क्वालिटी मीन्स अमाउंट एंड द वेवलेंथ, वो सब हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है किसी भी कंपाउंड में आफ्टर इरेडिएटिंग विद द इंसिडेंट बीम ऑफ रेडिएशन, वो डिपेंड करता है उस कंपाउंड के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में। तो जो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन है, जो जंप है, वो n to pi एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन हो सकता है, या pi to pi एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, या n to सिग्मा और सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं उस कंपाउंड में। फॉर एग्जाम्पल अगर सिंगल बॉन्ड्स हैं किसी कंपाउंड में तो उस केस में आपको जो है सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन होता है, और सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन सबसे ज़्यादा एनर्जी उसको चाहिए होती है। इनफैक्ट वो यूवी विजिबल से भी ज़्यादा एनर्जी उसको चाहिए होती है, यूवी से भी, इसीलिए डजंट फॉल इनटू यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा। And similarly, one lone pair of electrons, they also get excited into higher state. That happens in case of n to pi transition. And pi to pi transition में जो pi electrons है, for example in double bonds, जो ring structure है, aromatic rings है, वहाँ पे pi to pi transition होता है। And n to pi and pi to pi, ये वो transitions हैं
जिनको एक्साइटेशन के लिए यूवी और विजिबल रेंज के रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है। तो जब यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रा हम देखते हैं, दैट्स मेनली बिकॉज ऑफ n to pi और pi to pi transitions, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन एनी मॉलिक्यूल। किसी भी कंपाउंड जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी भी पोर्शन को जब कोई कंपाउंड एब्जॉर्ब करता है, दैट इज बिकॉज ऑफ सम ग्रुप इन द कंपाउंड, और उस ग्रुप को जो एब्जॉर्ब करता है क्रोमोफोर बोलते हैं। सो क्रोमोफोर बेसिकली एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जो रेडिएशन के साथ में इंटरेक्ट करती है, उसको एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में उसका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। तो जिसकी वजह से, इनफैक्ट क्रोमोफोर की वजह से ही कोई कंपाउंड लाइट को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है। सो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि प्रोटीन्स एब्जॉर्ब एट 280 नैनोमीटर। सो क्योंकि प्रोटीन्स में कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं, ऐसे क्रोमोफोर होते हैं, ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो 280 नैनोमीटर यूवी रेंज के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। फॉर एग्जांपल एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, 3 एरोमेटिक अमाइनो एसिड, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ये तीनों अमाइनो एसिड हैं जो यूवी रेंज के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, और वो इसीलिए करते हैं बिकॉज दे हैव एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग की प्रॉपर्टी है टू एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन। इनफैक्ट 280 नैनोमीटर की अगर बात करें तो वहाँ पे मेनली जो रेडिएशन, जो क्रोमोफोर हैं, वो ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन अमाइनो एसिड की साइड चेन, जो इंडोल रिंग एंड फिनोलिक रिंग है टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन में, वो एब्जॉर्ब करती है अराउंड 280 नैनोमीटर। सो बेसिकली 280 नैनोमीटर पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन में जो कंट्रीब्यूशन होता है, दैट्स बिकॉज ऑफ ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन अमाइनो एसिड। सिमिलरली बहुत सारे कोफैक्टर होते हैं प्रोटीन्स में और एंजाइम्स में, जैसे NAD, FAD, NADH, FADH, NAD, वो सब भी उनका एक वेवलेंथ होता है जहाँ पे वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब करते हैं। या इवन प्रोस्थेटिक ग्रुप हीम, बहुत सारी प्रोटीन में हीम ग्रुप होता है, साइटोक्रोम्स में, इवन हीमोग्लोबिन हैज peroxidases, they have heme group. So heme group visible range में around 400 नैनोमीटर, पोरफायरिन रिंग जो है 400 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करता है। ऐसे ही जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है प्रोटीन्स में, वो भी एब्जॉर्ब करता है CONH ग्रुप, और पेप्टाइड बॉन्ड एब्जॉर्ब करता है 1 यूवी रेंज में 190 नैनोमीटर से लेके और तकरीबन 220 नैनोमीटर तक की रेंज में पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन्स में वो भी एब्जॉर्ब करता है। सिमिलरली न्यूक्लियोटाइड्स, हमें पता है जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं 260 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करते हैं यूवी में, यूवी रेंज का, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ, क्योंकि उनमें जो है एरोमेटिक बेसिस होते हैं, तो बेसिस की वजह से न्यूक्लिक एसिड 260 पे एब्जॉर्ब करते हैं। सिमिलरली सिस्टीन डाइसल्फाइड बॉन्ड भी 250 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करता है, हालांकि ट्रिप्टोफैन टायरोसिन के मुकाबले कम करता है, बट 250 पे वो भी एब्जॉर्प्शन दिखाता है। अब ये एब्जॉर्प्शन मेज़र कैसे करते हैं? मेज़र करने के लिए एक लॉ है, दैट्स कॉल्ड बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ। उसके बारे में डिटेल में वी हैव टॉक्ड इन अदर लेक्चर अर्लियर, तो यहाँ पे थोड़ा सा उसको देखेंगे। तो कोई भी अगर सैंपल है, उस सैंपल में आप I0 इंटेंसिटी की लाइट से रेडिएट कर रहे हैं, और उसके बाद जो लाइट पास होने के बाद जो निकल रही है, दैट्स हैविंग इंटेंसिटी I। तो हमेशा जो I है, जो लाइट निकल रही है आफ्टर गोइंग थ्रू द सैंपल, वो हमेशा कम होती है। इसका मतलब है कि सैंपल ने कुछ लाइट एब्जॉर्ब की है इंसिडेंट लाइट में से। तो कितनी लाइट एब्जॉर्ब की है वो हम बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ से पता करते हैं। जो ट्रांसमिटेंस है, कितनी लाइट ट्रांसमिट हुई किसी सैंपल से, दैट इज इक्वल टू I/I0, जहाँ पे I इंटेंसिटी है लाइट की आफ्टर पासिंग थ्रू द सैंपल, I0 इनिशियल इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी है। और इसमें एक रिलेशन होता है, एब्जॉर्बेंस जो होती है दैट इज इक्वल टू -log/t, -log ऑफ ट्रांसमिटेंस एब्जॉर्बेंस होती है। और बियर्स और लैम्बर्ट्स लॉ से हम जानते हैं कि जो एब्जॉर्बेंस है किसी भी सॉल्यूशन की, किसी भी कंपाउंड की, दैट इज इक्वल टू एक्सटिंक्शन, E इज एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट और मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, जो कि बेसिकली एक प्रॉपर्टी है किसी क्रोमोफोर की एब्जॉर्ब करने की रेडिएशन को, जो फिक्स होती है एट ए गिवन वेवलेंथ। देन concentration ऑफ द कंपाउंड C एंड पाथ लेंथ इज बेसिकली L सेंटीमीटर। पाथ लेंथ का मतलब है कि आपका जो सैंपल रखा है जिस कंटेनर में, उसकी विड्थ कितनी है, कितनी सेंटीमीटर डिस्टेंस में रेडिएशन को ट्रेवल करना है, so that is path length. So this is the relation between absorbance and concentration
पाथ लेंथ एंड एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट गिवन बाय बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ। तो यहाँ से हम कोई कंपाउंड कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है वो कैलकुलेट करते हैं। नाउ सिंपल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एक सिंपल सिंगल बीम, इनफैक्ट दो तरह के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होते हैं, मेनली सिंगल बीम एंड डबल बीम। तो सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में एक लाइट सोर्स होता है, एक लैंप जो रेडिएट करता है वाइट लाइट को। वाइट लाइट मीन्स ऑल द वेवलेंथ्स आर देयर। सो उसको हम लेंस के थ्रू जो है मोनोक्रोमेटर यूज करते हैं, फोकस करते हैं लेंस के थ्रू, देन मोनोक्रोमीटर से उस वाइट लाइट में से जिसमें मल्टीपल वेवलेंथ है किसी एक वेवलेंथ को सेलेक्ट करते हैं बिफोर इट पासिस थ्रू द सैंपल। ये हमारा सैंपल है। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि कोई भी कंपाउंड एक गिवन वेवलेंथ पे ही मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है। तो इसीलिए हम इरिडिएट करने से पहले सैंपल को मोनोक्रोमेटर से उस वेवलेंथ को सेलेक्ट करते हैं, जिससे कि हम उसका जो है एब्जॉर्प्शन देख सकें और फिर बियर्स और लैम्बर्ट्स लॉ से उसका हम कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकें। तो इसी मोनोक्रोमीटर का रोल है फिल्टरिंग ऑफ रेडिएशन। ये एक वेवलेंथ को सेलेक्ट करेगा, इसको आप फिक्स कर सकते हैं किसी भी वेवलेंथ पे मोनोक्रोमीटर को, डिपेंडिंग कि आप क्या सैंपल यूज कर रहे हैं वो सैंपल क्या वेवलेंथ को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है। फिर एक यहाँ पे डिटेक्टर होता है जो पास इसमें से जो पास होने वाली लाइट है उसको डिटेक्ट करेगा, एम्पलीफाई करेगा और आपको बता देगा कि इस सैंपल ने ये इतनी अमाउंट रेडिएशन की एब्जॉर्ब की है। सो ये एक वर्किंग है एक सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की। लेकिन एक डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी होता है जिसमें लाइट सोर्स सेम होगा, मोनोक्रोमीटर होगा सेम तरीके से, लेकिन वहाँ पे जो लाइट मोनोक्रोमीटर से जो लाइट आएगी सिंगल वेवलेंथ की उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा और एक हिस्सा जाएगा रेफरेंस सेल में, दूसरा सैंपल सेल में। तो यहाँ पे रेफरेंस सेल एक एक्स्ट्रा है और इसका इस्तेमाल तब होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सॉल्यूशन है, कोई सोल्यूट एंड सोलवेंट, और किसी वेवलेंथ पे आप जो है सोल्यूट का एब्जॉर्प्शन देख रहे हैं और उस वेवलेंथ को सॉल्यूशन आपका जो सोलवेंट है वो भी एब्जॉर्ब कर रहा है, या कुछ बैकग्राउंड में है कोई कंपाउंड है जो एब्जॉर्ब करता है आपके सोल्यूट के अलावा भी, तो उसको माइनस करने का तरीका है यूजिंग ए डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो रेफरेंस सेल में हम जो है सोलवेंट रखेंगे और यहाँ पे आपका सॉल्यूशन होगा। तो इससे क्या होगा कि रेफरेंस सेल जो आपका बैकग्राउंड है अगर वो भी कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो जो है माइनस हो जाएगी रीडिंग आपकी सैंपल की रीडिंग से। बाकी प्रिंसिपल इज सेम। यहाँ पे दो डिटेक्टर होंगे बेसिकली डबल बीम में। पहला डिटेक्टर रेफरेंस सेल्स कितना एब्जॉर्ब करेगा आपका सोलवेंट वो बताएगा, और दूसरा आपका जो सॉल्यूशन है उसने कितना एब्जॉर्ब किया रेडिएशन वो बताएगा। फिर दोनों को माइनस करने के बाद उसका जो है एम्पलीफायर हो जाएगा, डिफरेंस एम्पलीफिकेशन होगा और आपको रीडिंग मिलेगी जो कि बेसिकली आपके सोल्यूट की वजह से ही होगी, क्योंकि बैकग्राउंड को आपने रेफरेंस सेल वाले की जो ओडी होगी एब्जॉर्बेंस जो होगी या ऑप्टिकल डेंसिटी उसको घटा दिया होगा। इनफैक्ट ये काम आप सिंगल बीम में भी सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको पहले जो है सोलवेंट को रख के ऑटो ज़ीरो करना पड़ेगा या उसकी एब्जॉर्बेंस लेनी पड़ेगी फिर घटानी पड़ेगी खुद। तो वो काम यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाता है डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। तो लाइट सोर्स इसमें ड्यूटेरियम या हाइड्रोजन लैंप यूज कर लेते हैं, या टंगस्टन फिलामेंट या जीनोन आर्क लैंप यूज करते हैं, और जिस कंटेनर में सैंपल रखते हैं उसको क्यूवेट्स बोलते हैं, क्यूवेट। सो वो जो क्यूवेट है वो आपकी प्लास्टिक की क्यूवेट हो सकती है जिसमें सैंपल रख के आप एब्जॉर्बेंस लेते हैं, या फिर ग्लास की होती है या क्वार्ट्स की होती हैं। सो क्वार्ट्स की इज़ वेरी कॉमनली यूज क्योंकि उसमें किसी भी तरह का सैंपल आप रख सकते हैं, नॉन रिएक्टिव होती हैं और एक्सपेंसिव भी होती हैं क्वार्ट्स की क्यूवेट्स। देन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। सो कोई कंपाउंड अगर हमें पता करना है कि कितने वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब कर रहा है तो हम वो कंपाउंड लेंगे, अपने सैंपल लेंगे क्यूवेट में, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रखेंगे और वहाँ से हम स्कैन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पूरा यूवी विजिबल हमें करना है 200 से लेके 700 नैनोमीटर तक का पूरा स्पेक्ट्रा हम स्कैन कर सकते हैं। और उसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंपाउंड है NAD, वेरी कॉमन कोफैक्टर, निकोटिनिमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। सो NAD लिया और NAD का आपने स्कैन किया और आपको पता चला कि 260 पे इस तरह की पीक आपको मिलती है।
सो 260 इनफैक्ट ये 260 नैनोमीटर पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन है इस कंपाउंड का, तो इसको बोलते हैं लैम्डा मैक्स। सो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जिस वेवलेंथ पे होता है जिस उसको लैम्डा मैक्स बोलते हैं। NAD प्लस 260 पे एब्जॉर्ब करता है, और NAD प्लस एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि रिड्यूस होकर NADH बनाता है। बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन में ये काम करता है जो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो NADH जब बनेगा तो उस केस में एक एक्स्ट्रा पीक बन जाएगी इसमें, इट विल एब्जॉर्ब एडिशनली एट 340 नैनोमीटर ऑल्सो। 260 पे तो एक होगी ही, लेकिन 340 पे भी एडिशनली एब्जॉर्ब करेगा NADH जो कि रिड्यूस फॉर्म है NAD की। तो अगर हमें इसको देखना है दोनों स्पेक्ट्रा को, तो हम क्या कर सकते हैं, NAD का स्पेक्ट्रा लिया जैसा यहाँ पे कि रेड कलर में है जैसे NAD, और फिर ब्लू कलर में NADH का लिया और उनको सुपर इम्पोज कराया। तो इस तरह आप देख सकते हैं ब्लू कलर का जो है वो NADH का है जहाँ पे 2 पीक है, NAD का रेड कलर का है सिंगल पीक है 260 पे। तो इसी दो स्पेक्ट्रा को कंपेयर करने का एक और तरीका है जिसको बोलते हैं डिफरेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो उस केस में अब यू सी सुपर इम्पोज होके आपको NAD दिख रहा है जो कि डार्क लाइन पे है, और NADH है डॉटेड लाइन है। सो इन दोनों को आप सुपर इम्पोज कर सकते हैं या फिर डिफरेंस स्पेक्ट्रा भी इसका ड्रॉ कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, जो एब्जॉर्बेंस हैं NADH की एब्जॉर्बेंस में से NAD की एब्जॉर्बेंस घटा देंगे। तो जब घटाने के बाद जो ग्राफ आपका आएगा उसको डिफरेंस स्पेक्ट्रा बोलते हैं। और ये काम आप मैन्युअली कर सकते हैं या फिर डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाता है कि रेफरेंस सेल में आप NAD रखें NAD प्लस, और सैंपल सेल में NADH रखें, तो जो स्पेक्ट्रा आपका आएगा वो इस टाइप का आएगा। सो दैट्स कॉल्ड डिफरेंस स्पेक्ट्रा। तो इससे क्या है, जो सैंपल टू सैंपल इनकंसिस्टेंसीज जो होती हैं वो कम हो जाए, जो एरर होती हैं मेजरमेंट की वो कम हो जाती हैं डिफरेंस स्पेक्ट्रा यूज करने से। एब्जॉर्प्शन या इमिशन स्पेक्ट्रा में टर्मिनोलॉजी होती है उसको जो है इंटरप्रेट करने के लिए। इनफैक्ट कोई भी कंपाउंड जो एब्जॉर्ब कर रहा है अगर आप उसकी सराउंडिंग चेंज करें तो उसका एब्जॉर्प्शन घट सकता है या बढ़ सकता है, या फिर उसका एब्जॉर्प्शन डिफरेंट वेवलेंथ में भी शिफ्ट हो सकता है, कम वेवलेंथ या ज़्यादा वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है डिपेंडिंग कि आप क्या चेंज कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर कोई कंपाउंड का क्रोमोफोर का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है तो एब्जॉर्प्शन बढ़ने को, एब्जॉर्प्शन और मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट एक ही बात है, क्योंकि मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इज absorbance of a 1 molar solution of a compound, so it's the same thing. So absorption अगर बढ़ा तो उसको हाइपरक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं, इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन हाइपरक्रोमिक। अगर घट गया तो हाइपोक्रोमिक हो गया। सिमिलरली अगर कोई कंपाउंड ज़्यादा वेवलेंथ पे, हायर वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब कर रहा है, हायर वेवलेंथ मीन्स लेस एनर्जी, तो अगर कोई कंपाउंड हाई वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, फॉर एग्जांपल हियर इनिशियली यहाँ पे एब्जॉर्बेंस है लेकिन वो यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसको बोलते हैं रेड शिफ्ट या बैथोक्रोमिक शिफ्ट। रेड शिफ्ट इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ, डिक्रीज ऑफ एनर्जी ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें पता है एनर्जी जो है वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है रेडिएशन की। सो बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगा जब ज़्यादा वेवलेंथ को हायर वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करेगा कोई कंपाउंड, या रेड शिफ्ट भी इसको बोलते हैं। दूसरी अगर लो वेवलेंथ मीन्स हाई एनर्जी, सो लो वेवलेंथ को अगर एब्जॉर्ब करेगा उसको बोलते हैं ब्लू शिफ्ट या हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो ये टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद रखनी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कैसे इंटरप्रेट करते हैं स्पेक्ट्रा। और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार कि कोई वेवलेंथ अगर कहाँ पे शिफ्ट हुआ तो किस टाइप, अगर वेवलेंथ घटा या बढ़ा तो उसको क्या बोलेंगे। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो एब्जॉर्प्शन, रेडिएशन एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं किसी भी क्रोमोफोर के द्वारा। तो वो फैक्टर है, पहला फैक्टर है पीएच इफेक्ट। अगर आप पीएच चेंज करें किसी कंपाउंड का तो उसका एब्जॉर्प्शन चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल जब पीएच चेंज करते हैं तो क्या हो सकता है, कोई भी कंपाउंड आयनाइज हो सकता है अगर आयनिक कंपाउंड है, लो पीएच पे प्रोटोनेशन होगा, हाई पीएच पे डीप्रोटोनेशन होगा। तो रूल, पीएच इफेक्ट का रूल है, वो कहता है कि अगर ग्रुप चार्ज हो जाता है तो उस केस में एक्सटिंक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड लैम्डा मैक्स दोनों बढ़ जाएंगे। तो एब्जॉर्बेंस भी बढ़ेगी, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट होगा और साथ में रेड शिफ्ट भी होगी।
हाई वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करेगा। फॉर एग्जाम्पल टायरोसिन को pH 6 पे जब रखते हैं तो 274.5 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करता है और 1400 उसका जो है एब्जॉर्प्शन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये है आपका pH 6। दूसरा, जब इसको pH 12 पे रखेंगे तो इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। पहले एब्जॉर्प्शन यहाँ था, अब बढ़ के यहाँ पे हो गया एब्जॉर्प्शन, और साथ में वेवलेंथ भी बढ़ गया। 293 पे एब्जॉर्ब करने लगा pH 12 पे रखने से, पहले यहाँ पे एब्जॉर्ब करता था। सो इससे क्या हुआ, हाइपरक्रोमिक एंड रेड शिफ्ट, बैथोक्रोमिक शिफ्ट और हाइपरक्रोमिक दोनों एक साथ हुए। एंड दैट इज बिकॉज क्योंकि टायरोसिन का जब आप pH बढ़ाएंगे तो टायरोसिनेट आयन बनाएगा, ये OH जो है डीप्रोटोनेट हो जाएगा, टायरोसिन का जो फिनोलिक ग्रुप का OH है। सो दिस इज द रूल, if you make a group more charged, it will have higher absorption and it will absorb at high wavelength. So bathochromic shift or red shift plus hyperchromicity means increase in absorption होगा। तो इसी के बेस पे empirical rule बना है, empirical rule नंबर 1, जो कि हेल्प करता है इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोटीन स्पेक्ट्रा फॉर एग्जाम्पल। तो इसके हिसाब से लैम्डा मैक्स एंड लैम्डा मैक्स और एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होंगे व्हेन अमाइनो एसिड इज चार्ज्ड, दैट इज द रूल। और सो व्हाट कैन वी से, इसके बेस पे हम क्या कह सकते हैं कि अगर इफ यू हैव ए प्रोटीन और प्रोटीन का आप जो है उसको pH चेंज कर रहे हैं प्रोटीन का, और pH चेंज करने के बाद स्पेक्ट्रा में कोई चेंज नहीं आ रहा है, हमें पता है प्रोटीन में टायरोसिन है और pH जब आपने चेंज किया देयर इज नो चेंज इन स्पेक्ट्रा, तो इसका मतलब है कि जो टायरोसिन है प्रोटीन में वो बाहर के इन्वायरमेंट को सेंस नहीं कर रहा है। और वो कब होता है, जब वो अमाइनो एसिड टायरोसिन है वो सरफेस पे न हो। उससे पहले जस्ट गिव यू सम आइडिया, किसी भी प्रोटीन, ये कोई प्रोटीन है और इस प्रोटीन पे सरफेस पे बहुत सारे अमाइनो एसिड्स, हमें पता है जो ग्लोबुलर प्रोटीन है उसकी जो कोर होती है वो नॉन पोलर होती है, हिडन होती है बाहर के एक्वस इन्वायरमेंट से। तो जो अंदर जो अमाइनो एसिड्स होंगे वो बाहर एक्सपोज नहीं होंगे। तो बाहर अगर आप फॉर एग्जाम्पल pH चेंज कर रहे हैं तो जो अमाइनो एसिड सरफेस पे हैं वही डिफरेंटली बिहेव करेंगे, pH का इफेक्ट उन्हीं पे ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू अमाइनो एसिड जो प्रोटीन के अंदर कोर में बरीड हैं, राइट। तो इस रूल को पता करके, एम्पेरिकल रूल से हम पता कर सकते हैं कोई अमाइनो एसिड प्रोटीन में सरफेस पे है या अंदर कोर में है। तो अगर हम pH चेंज कर रहे हैं और इस टायरोसिन की स्पेक्ट्रा में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि वो जो अमाइनो एसिड है सरफेस पे नहीं है, इट इज़ बरीड, दैट इज़ बरीड इन द कोर ऑफ द प्रोटीन। तो यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं। या फिर अगर स्पेक्ट्रा चेंज कर रहे हैं और सेम पी के वैल्यू आ रही है फ्री अमाइनो एसिड की, इसका मतलब है कि ये स्पेक्ट्रा चेंज करने से आपका जो बिहेवियर है, स्पेक्ट्रा है, वो भी चेंज हो रहा है। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो है आपका जो अमाइनो एसिड है, फॉर एग्जांपल टायरोसिन या कोई भी दूसरा अमाइनो एसिड, दैट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस। सिमिलरली अगर स्पेक्ट्रल चेंज ड्रास्टिक, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक आ रहे हैं और पी के वैल्यूज इनफैक्ट जो आइसोलेटेड अमाइनो एसिड की हैं अकेले की सेम सॉल्यूशन में, वो ड्रास्टिकली डिफरेंट है जो प्रोटीन में प्रेजेंट है उसकी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अमाइनो एसिड है दैट इज सराउंडेड बाय पोलर इन्वायरमेंट। पोलर इन्वायरमेंट की वजह से अमाइनो एसिड की प्रोटॉन देने और लेने की टेंडेंसी जो है वो डिफरेंट हो जाती है। दूसरा फैक्टर जो अफेक्ट करता है एब्जॉर्प्शन को किसी क्रोमोफोर के, वो है पोलैरिटी इफेक्ट, इसको सोलवेंट परटर्बेशन भी बोलते हैं। इसके हिसाब से जब आप पोलैरिटी चेंज करते हैं, अगर लेस पोलर सोलवेंट में शिफ्ट करते हैं किसी क्रोमोफोर को, पहले ज़्यादा पोलर में है लेकिन आपने पोलैरिटी कम कर दी, लेस पोलर में शिफ्ट कर दिया, तो उस केस में भी सेम चेंज होगा, हाइपरक्रोमिसिटी होगी और रेड शिफ्ट होगा, जैसा कि रूल नंबर 1 में था। इट्स इजी टू रिमेंबर। दोनों ही रूल में क्या हुआ था, एब्जॉर्बेंस बढ़ी है और साथ में जो लैम्डा मैक्स है वो भी बढ़ा है, रेड शिफ्ट प्लस हाइपरक्रोमिसिटी दोनों हुए हैं। पहले में भी यही हुआ था, दूसरे में भी यही हुआ है जब आप pH चेंज कर रहे थे। तो पोलैरिटी भी आप घटा रहे हैं तब भी यही हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ये कोई अमाइनो एसिड टायरोसिन है,
टायरोसिन जब वाटर में है तो ये यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा है, ये इसकी एब्जॉर्बेंस है। लेकिन जब 20% इथाइलिन ग्लाइकोल इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है, लेस पोलर है वाटर के मुकाबले में, तो लेस पोलर में डालते ही इसकी जो है एक्सटिंक्शन भी बढ़ गई और साथ में हायर वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करने जो लैम्डा मैक्स है वो भी बढ़ गया, राइट। सो इसको सोलवेंट परटर्बेशन बोलते हैं, पोलैरिटी इफेक्ट को। फ्रॉम पोलर टू नॉन पोलर ट्रांजिशन में आपका लैम्डा मैक्स और एब्जॉर्प्शन किसी भी क्रोमोफोर का वो बढ़ता है। तो इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन, हिस्टीडीन, दे आर शिफ्टेड टू लेस पोलर इन्वायरमेंट। दोनों के लैम्डा, इन सब के दोनों लैम्डा मैक्स और एक्सटिंक्शन दोनों बढ़ जाते हैं। तो ये इंपेरिकल रूल नंबर 2 था। इसको भी यूज करके आप प्रोटीन्स की स्टडी कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं कि आप प्रोटीन लें और प्रोटीन को जो है इन्वायरमेंट चेंज करें। इन्वायरमेंट चेंज करें मतलब पहले वाटर में रखें एंड फॉर एग्जांपल आपको ट्रिप्टोफैन का बिहेवियर देखना है, तो ट्रिप्टोफैन 278 के आसपास मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है, तो उसका आप देख लें कितना एब्जॉर्प्शन है और किस वेवलेंथ पे वो एब्जॉर्ब कर रहा है। देन यू शिफ्ट प्रोटीन टू किसी लेस पोलर सोलवेंट, इथाइलिन ग्लाइकोल या किसी और नॉन पोलर सोलवेंट में शिफ्ट करें स्लोली और वो अब देखें कि क्या स्पेक्ट्रा चेंज हो रहा है। अगर स्पेक्ट्रा चेंज हो रहा है इसका मतलब है कि ये जो अमाइनो एसिड है जिसकी आप स्पेक्ट्रा देख रहे हैं वो सरफेस पे है, क्योंकि अगर सरफेस पे है तभी वो बाहर एक्वस एनवायरनमेंट को एक्सपोज्ड है, बाहर जो भी आप चेंज करेंगे वो चेंज होगा, उस हिसाब से वो बिहेव करेगा। लेकिन अगर स्पेक्ट्रा में चेंज नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि वो जो अमाइनो एसिड है वो सरफेस पे नहीं है, दैट इज बरीड इन द कोर ऑफ द प्रोटीन। तो इससे आप ये पता कर सकते हैं। तीसरा फैक्टर है ओरिएंटेशन इफेक्ट। ओरिएंटेशन इफेक्ट मीन्स ज्योमेट्रिकल फीचर जो है क्रोमोफोर की वो भी एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करती हैं। अगर क्रोमोफोर स्टैक्ड हैं आपस में तो उस केस में उनका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, अगर फ्री हैं तो एब्जॉर्प्शन उनका बढ़ जाता है। जैसे कि डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जो क्रोमोफोर हैं, जो बेसिस हैं, दे आर स्टैक्ड, डबल स्टैंडर्ड में दोनों स्ट्रैंड, तो इस वजह से जो उसका एब्जॉर्प्शन है 260 नैनोमीटर पे वो कम है इन कंपैरिजन टू सिंगल स्टैंडर्ड। सिंगल स्टैंडर्ड में बेसिस स्टैक नहीं है तो उस केस में उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा सिंगल स्टैंडर्ड में। इसीलिए डीएनए को अगर आप देखें दिस इज डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड में इतना एब्जॉर्ब कर रहा है 260 पे, जबकि अगर सिंगल स्टैंड कर दे तो इट इंक्रीजेस, ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो इस केस में क्या हुआ, रेड शिफ्ट नहीं, खाली हाइपर क्रोमिसिटी हो रही है, खाली एब्जॉर्प्शन बढ़ रहे हैं। लैम्डा मैक्स इज सेम क्योंकि आपने केमिकल नेचर चेंज नहीं की। अगर जब आप डबल स्टैंड डीएनए को डीनेचर करके सिंगल स्टैंड कर रहे हैं तो केमिकल नेचर इज सेम, तो वो एब्जॉर्ब 260 नैनोमीटर पे ही कर रहा है, खाली फर्क ये हुआ कि उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ गई। ओके, इनफैक्ट अगर इसको हाइड्रोलाइज कर दें, अगर बेसिस में कर दें इसको, यहाँ पे इसको भी हाइड्रोलाइज कर दें पीसीज में एंड यू हैव न्यूक्लियोटाइड्स फ्री, तो उस केस में और भी ज़्यादा इसकी बढ़ जाएगी एब्जॉर्प्शन। So free nucleotide they absorb much more than single stranded, or single stranded absorb more than double stranded DNA because of this effect. तो इसी के बेस पे इंपेरिकल रूल नंबर 3 है और वो कहता है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड बेसिस का जो एब्जॉर्बेंस है वो सबसे ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सिंगल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एंड दैट एब्जॉर्ब मोर देन स्टैक्ड सिंगल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और दैट एब्जॉर्ब मोर देन इवन डबल स्टैंडर्ड स्टैक। सो डबल स्टैंड डीएनए की जो है एब्जॉर्बेंस सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा सिंगल स्टैंडर्ड की, और फिर फ्री न्यूक्लियोटाइड की सबसे ज़्यादा। इसको हाइपर क्रोमिसिटी ऑफ न्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। हाइपर क्रोमिसिटी मीन्स higher absorption of free nucleotides in comparison to when nucleotide is present in single strand or in double strand. That's because of stacking of bases. So इससे हम जो है इस रूल को यूज करके डीएनए की, न्यूक्लिक एसिड की हम डीनेचुरेशन स्टडी कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमने लिया और उसका टेम्परेचर बढ़ाते चले गए और सेम टाइम 260 नैनोमीटर पे उसकी एब्जॉर्बेंस भी चेक करते रहे, तो उसमें क्या होगा, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ ग्राफ। इसकी एब्जॉर्बेंस 260 पे बढ़ती जाएगी, बढ़ जाएगी, फिर कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये जो बढ़ रही है एब्जॉर्बेंस वो इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है
वो आपका सिंगल स्टैंड बन रहा है, और हमें पता है एज पर रूल सिंगल स्टैंड की एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होती है, तो बढ़ती जाएगी। कब तक बढ़ेगी? जब तक सारा डबल स्टैंड यानी सिंगल स्टैंड न हो जाए, कंप्लीट डिनेचुरेशन जब तक न हो जाए। वो यहाँ पे हुआ कंप्लीट डिनेचुरेशन, पूरा सिंगल स्टैंडर्ड बन गया सारा। तो इससे हम जो है डिनेचुरेशन स्टडी कर सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट निकाल सकते हैं किस टेम्परेचर पे 50% TM जिसको बोलते हैं, 50% डिनेचुरेशन कहाँ हो रहा है, तो दैट इज TM। सो TM हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस स्टडी से, कैसे डिनेचर हो रहा है वो कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियस डाल दें, फॉर एग्जाम्पल कोई न्यूक्लियस डाल दिया हमने, डीऑक्सी न्यूक्लियस, तो उससे क्या होगा, न्यूक्लियस उसको फ्रेगमेंट करेगा आपके सिंगल स्टैंड को, और फ्री हो जाएंगे न्यूक्लियोटाइड, तो ये एब्जॉर्बेंस फिर बढ़ेगी और बढ़ के कांस्टेंट हो जाएगी जब पूरा DNA सिंगल स्टैंड DNA भी आपका हाइड्रोलाइज हो जाए। सिमिलरली प्रोटीन की स्टडीज भी आप कर सकते हैं, यूवी एब्जॉर्प्शन, यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से। फॉर एग्जांपल कोई प्रोटीन है, उस प्रोटीन में कोई ग्रुप है जो बरीड है, जैसा कि यहाँ पे लिया गया है एग्जांपल, वो है आई थिंक दिस इज हीम ग्रुप। प्रोटीन में हीम ग्रुप है, प्रोटीन के अंदर बरीड है, तो क्या कर सकते हैं कि प्रोटीन का डिनेचुरेशन करते हैं और हीम की एब्जॉर्बेंस को मेजर करते जाते हैं। तो शुरू में प्रोटीन बरीड है नॉन पोलर कोर में, प्रोटीन का अंदर नॉन पोलर होता है, वी नो दैट ग्लोबुलर प्रोटीन में, तो उसकी एब्जॉर्बेंस होगी से यहाँ पे हीम की। अब जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते गए या कोई डिनेचरिंग एजेंट, जैसे यहाँ पे ग्वाइंडीनियम हाइड्रोक्लोराइड लिया हुआ है, तो वो डालते गए, कोई भी तरीका डिनेचर करने का, टेम्परेचर या सोल्ट या कोई दूसरा ग्वाइंडीनियम हाइड्रोक्लोराइड या यूरिया ले सकते हैं, तो हम देखेंगे जो एब्जॉर्बेंस है वो कम होती जा रही है और कम होके कांस्टेंट हो जाती है कुछ टाइम के बाद। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो क्रोमोफोर था, जो हीम ग्रुप है, जो 409 नैनोमीटर विजिबल रेंज में एब्जॉर्ब करता है, तो उसके जब वो कोर के अंदर है सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। अब जैसे प्रोटीन अनफोल्ड होती है, डीनेचर हो रही है, तो जो कोर है बाहर एक्सपोज हो रही है एक्वस इन्वायरमेंट को, तो इससे क्या हो रहा है, पोलैरिटी चेंज हो रही है इन्वायरमेंट की। जो हीम ग्रुप था पहले नॉन पोलर इन्वायरमेंट में था, अब वो पोलर, बाहर की तरफ क्या है, पानी है, एक्वस मीडिया है, तो पोलर इन्वायरमेंट को एक्सपोज हो रहा है। तो उसका रूल के हिसाब, एम्पेरिकल रूल के नंबर 2 के सोलवेंट परटर्बेशन वाला जो रूल है उसके हिसाब से हम कहते हैं कि जो ग्रुप है क्रोमोफोर है, अगर नॉन पोलर की में रखेंगे उसको तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। इसका मतलब अगर पोलर में शिफ्ट करेंगे नॉन पोलर तो एब्जॉर्प्शन घटेगा। तो सिमिलरली जो हीम ग्रुप है पहले नॉन पोलर इन्वायरमेंट में है, इट्स एब्जॉर्बिंग हाई यहाँ पे, उसके बाद डिनेचुरेशन हुआ तो वो एक्सपोज होता गया एक्वस इन्वायरमेंट को और एब्जॉर्बेंस उसकी कम होती गई। जब पूरा बाहर एक्सपोज हो गया, कंप्लीट डिनेचुरेशन हो गया प्रोटीन का, तो यहाँ आके कांस्टेंट हो गई उसकी एब्जॉर्बेंस। तो इससे हम जो है प्रोटीन डिनेचुरेशन स्टडी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था, पूरा जो है नेटिव स्टेट थी प्रोटीन की 0% डिनेचुरेशन, और यहाँ पे 100% डिनेचुरेशन हो गया यहाँ पे आके। सो दैट्स हाउ जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है यूवी विजिबल, इसको आप बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चरल स्टडीज में भी इनफैक्ट इस्तेमाल करते हैं, अलोंग विद कंसंट्रेशन डिटर्मिनेशन। तो एक वन एस्पेक्ट है कंसंट्रेशन डिटर्मिनेशन, एज वी नो लैम्बर्ट्स पीएच फ्लो करके यूज करके कंसंट्रेशन हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी नॉन सैंपल की। ऐसे वो बायोकेमिकल रिएक्शन कर सकते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और डिफरेंट इन्वायरमेंट, वो कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हर एक कंपाउंड का एक स्पेसिफिक लैम्डा मैक्स होता है स्पेक्ट्रा, तो स्पेक्ट्रा लेके हम बता सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड है। हेलिक्स कोएल ट्रांजिशन, डबल स्टैंडर्ड DNA का डिनेचुरेशन या प्रोटीन का डिनेचुरेशन, वो भी स्टडी हम इससे करते हैं।